नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में और जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आरबीआई ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट नहीं बढ़ाई, यानी कर्ज महंगे नहीं होंगे। हालांकि महंगाई को लेकर आरबीआई की चिंता अब भी बरकरार है। ऐसे में इस पर अंकुश लगाने की कोशिशें भी जारी हैं। वहीं आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को भी 6.5% पर बरकरार रखा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आम लोगों पर मॉनेटरी पॉलिसी कैसे और क्या असर डालेगी और कब तक कर्ज सस्ते होंगे, इकोनॉमी की रफ्तार और तेज कैसे होगी और निवेश को लेकर लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एक्सपर्ट से करेंगे इस पर बातचीत, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। उम्मीदों के मुताबिक आरबीआई ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। फिलहाल तो ये 6.5% पर बनी रहेगी। रेपो रेट नहीं बढ़ने से सीधा मतलब है कि कर्ज महंगे नहीं होंगे। जाहिर तौर पर ये घर और कार की ईएमआई चुका रहे लोगों के लिए राहत की बात है, लेकिन आरबीआई की महंगाई को लेकर चिंता और अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है और इस पर अंकुश लगाने को लेकर इसकी कोशिशें जारी है। आरबीआई के अनुमान के मुताबिक कारोबारी साल 2024 में महंगाई दर 4% के ऊपर बनी रहेगी। हालांकि इस दौरान आरबीआई ने महंगाई दर के अनुमान को मामूली तौर पर घटाया है और इसे 5.2% से घटाकर 5.1% कर दिया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि कारोबारी साल 2023 की रियल जीडीपी के आंकड़े उम्मीद से बेहतर देखने को मिले हैं। ऐसे में कारोबारी साल 2024 में जीडीपी ग्रोथ 6.5% देखने को मिल सकती है। वहीं इस बार सामान्य मौसम के चलते बारिश के ठीक ठाक होने का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी फसल की पैदावार अच्छी होगी और इससे महंगाई से निपटने में आसानी होगी और ग्रोथ को रफ्तार देने में मदद मिलेगी। आरबीआई की माने तो भारत की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं, लेकिन जियोपॉलिटिकल स्थितियां अभी भी अनुकूल नहीं होने से ग्रोथ की रफ्तार धीमी रह सकती है। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिरता बनी हुई है और क्रूड में नरमी के रुख से भी इकोनॉमी को राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन अगर तेल के उत्पादन में कमी लाई गई तो इसका असर भारत पर पड़ना तय है, क्योंकि हम अपनी जरूरतों का करीब 80% तेल आयात करते हैं और अभी तक जो सस्ते में हमें तेल मिल रहा है वो मिलना बंद हो सकता है। फिलहाल तो क्रूड सस्ते में मिल रहा है। सरकार भी पेट्रोल डीजल की कीमतें कम कर सकती है। अगर पेट्रोल डीजल के दाम सरकार ने घटाए तो इससे भी आरबीआई और सरकार को महंगाई से निपटने में आसानी होगी। फिलहाल तो ये सवाल बना हुआ है कि आरबीआई रेपो दरों में कटौती कब करेगी, क्योंकि पिछले 1 साल से रेपो दरों में 2.5% की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसके चलते कर्ज महंगे हुए हैं, लेकिन सवाल वही कि जब तक महंगाई दर 4% के नीचे नहीं आती, आरबीआई रेपो दर घटाने का शायद ही कोई चांस नहीं। फिलहाल तो आरबीआई ने साफ किया है कि बाजार में लिक्विडिटी को लेकर कोई ज्यादा चिंता नहीं है। इसकी एक वजह बैंकों में जमा होने वाले 2000 के नोट हैं, जिन्हें आरबीआई वापस ले रही है, जिससे बाजार में लिक्विडिटी बढ़ने के आसार हैं। लेकिन क्या ये लिक्विडिटी आरबीआई के लिए महंगाई से लड़ने के औजार के तौर पर कारगर होगी, इसे लेकर संदेह है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ हैं फिरोज अजीज साहब, डिप्टी सीईओ हैं आनंद राठी वेल्थ के। फिरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। हमारे साथ है राधिका पांडे, सीनियर फेलो हैं NIPFP यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। बहुत बहुत स्वागत है राधिका जी आपका भी शो पर। और हमारे साथ है राजीव चावला जी, चेयरमैन हैं IMSME ऑफ इंडिया के। राजीव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं राधिका जी आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। लगातार दूसरी बार पॉज का बटन दबाया है आरबीआई ने। थोड़ा सा इन्फ्लेशन को शायद फोकस कर रहे हैं, 4% के आसपास उनका फोकस, शायद टारगेट यही है। लेकिन इसका आम आदमी के लिए क्या मतलब है, किस तरह के आर्थिक संकेत आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं आज की पॉलिसी के बाद में? जी, तो जैसे आपने कहा कि आरबीआई ने इस बारी रेपो रेट को अनचेंज रखा है, क्योंकि आरबीआई के पास 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है और 4% तक लाना है, क्योंकि टारगेट जो है 4% है, जो कि रेंज है हमारा +2 एंड -2%। और दूसरा है कि ग्रोथ को भी मेंटेन रखना है। लेकिन अगर हम इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो आरबीआई के असेसमेंट के अनुसार और अभी जो हमने जीडीपी के आंकड़े देखे तो ग्रोथ काफ़ी रेजिलियंट है। तो इसलिए ज़्यादा फोकस इन्फ्लेशन पे करना है, क्योंकि अभी जो हमने लास्ट 2 मंथ्स में अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन की दर घटी है। अप्रैल में 4.7% इन्फ्लेशन रहा है, लेकिन
आने वाले समय में कुछ और अपसाइड रिस्क हो सकते हैं, इसलिए आरबीआई ने अपना कॉशियस आउटलुक इन्फ्लेशन पे रखा है। आने वाले समय में मॉनसून एक तो रेगुलर हो और दूसरा उसका डिस्ट्रीब्यूशन, जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर अच्छा रहेगा तो फूड प्राइसेस, जो खाद्य पदार्थों की प्राइसेस है उसमें कमी आएगी, जो कि ठीक है, लेकिन वो एक रिस्क है। दूसरा रिस्क एल नीनो के तौर पर है, तीसरा क्रूड ऑयल प्राइसेस को लेके है, और जो सबसे बड़ा रिस्क आरबीआई के अनुसार, असेसमेंट के अनुसार दिख रहा है वो ये है कि सर्विसेज की प्राइसेस अब बढ़ रही हैं फिर से। एक तरफ गुड्स की प्राइसेस घट रही हैं लेकिन सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ रही हैं, जो आरबीआई को अपने सर्वे से पता चला है। तो इन सब से जो एक क्यूमुलेटिव इस सबका असेसमेंट अगर हम देखें तो यही है कि इन्फ्लेशन घट रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन पे एक जो विजिल है, जो एक मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, वो अभी भी उतनी ही ज़रूरत है। इसलिए इन्फ्लेशन इम्पॉर्टेंट एक प्रॉब्लम है और इंटरेस्ट रेट में इसलिए कमी नहीं की गई है क्योंकि ग्रोथ स्ट्रांग है, तो इसलिए इंटरेस्ट रेट को कट करने की आवश्यकता अभी नहीं दिख रही है ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए। पर दूसरी ओर इन्फ्लेशन पे नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, इसलिए इंटरेस्ट रेट्स को और ना तो बढ़ाया गया है ना ही घटाया गया है। जो अभी तक 250 बेसिस पॉइंट्स रेपो रेट को बढ़ाया गया है उसका इम्पैक्ट देखने की ज़रूरत है, और इसी असेसमेंट के साथ आरबीआई ने रेपो रेट को कायम रखा है। जी हाँ फिरोज जी, इंटरेस्ट रेट वही है, 250 बेसिस पॉइंट के इम्पैक्ट्स कुछ दिख रहे हैं, कुछ अभी दिखे जाने बाकी हैं। ऐसे में एक आम आदमी क्या करे? और बड़ा आम सा सवाल है लोगों का कि भाई लोन ले लें अभी या नहीं लें, या वेट करें, और अगर वेट करना है तो कितना करना है? दीपक जी देखिए क्या है कि जैसे आपने कहा आम नागरिक के लिए ये जो रेपो और रिवर्स रेपो मेरे हिसाब से इतना मीनिंगफुल नंबर नहीं है, क्योंकि अगर आप लोन की दरें भी देखते हैं तो उनकी जो कोरिलेशन ज्यादातर होती है, क्योंकि स्पेशली होम लोन, एक आम नागरिक होम लोन लेता है जो लंबी अवधि का लोन होता है, उसकी जो डिपेंडेंसी होती है वो 10 ईयर जीसेक पे काफी डिपेंडेंट करती है। जैसे हम भी, हमारे पास भी एक एनबीएफसी है, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी है, 10,000 करोड़ प्रैक्टिकली। तो मैं अगर किसी को लेंड करूंगा एज अ होम लोन और मॉर्गेज लोन, मैं ये देखूंगा कि मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 10 ईयर जीसेक में क्या है। अब लास्ट 1.25 साल में आप देखिए अप्रैल 2023-22 से रेपो रेट 2.5% ऊपर गया है, बट लोगों की होम लोन रेट्स 2.5% ऊपर नहीं गई है। क्यों नहीं गई है? क्योंकि 10 ईयर जीसेक 2% घटा है। जब अप्रैल की आप 10 ईयर जीसेक की बात करते हैं तो 7.1 पे था, आज 6.9 पे है। तब जब 7.1 पे 10 ईयर जीसेक था, रेपो रेट था 4% में, तो वहां से 2.5% बढ़ने पे 10 ईयर जीसेक 2% घटा है। 62% is the इजाफा in the repo rate, 2% is the reduction in the 10-year rate. So जो इंसान की जिंदगी बोथ डेट फंड अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या लोन ले रहे हैं, आपकी निर्भरता रेपो पे और रिवर्स रेपो पे थोड़ी ज्यादा नहीं है, कोरिलेशन नहीं है। सो दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मेरे हिसाब से लोन लेना चाहिए, क्योंकि ये 2.5% पास ऑन नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि भाई आज अगर 8% पे होम लोन लोग देने के लिए तैयार हैं, तो ऐसा नहीं कि 5.5% पे मिल रहा था अप्रैल 2022 में, तब भी वो 7.5 था, 7.25 था, वो सिर्फ 1% ऊपर गया है, रेपो रेट 2.5% ऊपर गया है। बिकॉज शॉर्ट टर्म रेट्स कैन कीप मूविंग, every monetary policy will have a change. So home loan rates have been फिरोज जी 6.5-7 के आसपास मिल रहा था जो एसबीआई का लोन, मुझे बताया जा रहा है कि लगभग 8.5-9% के आसपास मिल रहा है वो। नहीं दीपक जी, क्या है कि अगर आप लोन्स देखते हैं तो अगर आप लाइक टू लाइक कंपैरिजन करें, फॉर द सेम टिकट साइज, सेम नेगोशिएटिंग कैपेबिलिटी, 1% से ज्यादा नहीं है। अच्छा, तो उसमें नेगोशिएशन का भी एक वो रहता है, उसमें आपका सीबिल वगैरह सब अगर जोड़ दें तो उसका ओके, ठीक है, ऑल एल्स इक्वल। ऑल राइट, ठीक है। राजीव जी, छोटे मध्यम उद्योगों के लिए आज की पॉलिसी में क्या यही एक्सपेक्ट कर रहे थे सर कि थोड़ा पॉज लगाएं, या आप ये चाह रहे थे कि पॉज आपने लगा दिया, महंगाई चलो आपके टारगेट पे नहीं है लेकिन काबू में है, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और आप आगे क्या चाहेंगे सरकार से? पिछले करीब 1 वर्ष से जो हम देख रहे थे, 4% से जो रेपो रेट था वो हर बार हर मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट में लगातार बढ़ता रहा, और बढ़ते बढ़ते 2.5% जैसा कि आप जानते हैं बढ़ा और 6.5% हो गया। तो पहली बार जब अप्रैल की मॉनेटरी पॉलिसी आई तो उसमें उसका इजाफा नहीं किया गया था। तो पहली हमारी उम्मीद तो यही थी कि अब की बार ये इजाफा नहीं होगा,
और हम भी उद्योगों में देख रहे थे कि ओवरऑल खबरें जैसे आ रही हैं कि इन्फ्लेशन अब मोर और लेस कंट्रोल में है, थोड़ा सा कम ही हुआ है, 5.2 से 5.1 तक आया है, हालांकि ओवरऑल 4% की गवर्नमेंट के टारगेट से ऊपर है, लेकिन फिर भी। और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अगर आप कंपेयर करें तो भारत की अर्थव्यवस्था इन्फ्लेशन के रूप में तो पहले से बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है। बहुत सारे कंट्रीज़ में तो इन्फ्लेशन, अर्जेंटीना में मैं देख रहा था कि 100% तक छू गया। तो पॉइंट ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन किसी तरह से कंट्रोल रहा, ये एक आरबीआई को कामयाबी मिली। तो हम यही उम्मीद कर रहे थे कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्दर नहीं बढ़ेगा। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पिछले एक वर्ष में जो एमएसएमई सेक्टर है इसमें इम्पैक्ट इतना अधिक है। देखिए 2.5% रेपो में इंक्रीज का मतलब है कि रेपो रेट 62.5% बढ़ गया एक साल में। ऐसे में हमारे वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट, हमारे टर्म लोन की कॉस्ट, हमारे निवेश की कॉस्ट पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, हमारे इनपुट्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और एमएसएमई सेक्टर वो सेक्टर नहीं है जो अपनी सारी कॉस्ट आगे कंज्यूमर को पास ऑन कर पाए। बहुत से लोग सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में, टेंडर के थ्रू, सप्लाई चेन में, लार्ज ओईएम्स के एक रेट कॉन्ट्रैक्ट्स में बंधे रहते हैं, तो हम अपने कॉस्ट को आगे पास ऑन नहीं भी कर पाते। तो इन सब को देखते हुए जो एमएसएमई सेक्टर एक बहुत ही फाइनेंशियल प्रेशर में पिछले एक वर्ष से देख रहा था, तो मुझे कम से कम इतना रिलीफ ज़रूर मिला है कि अब की बार ये रेपो रेट नहीं बढ़ा है। अब ये आगे आने वाले समय में ये कम कब होगा, कब ऐसा समय आएगा कि जब रेपो रेट 6.5 से हम 6.25 या 6 पर देख पाएंगे, अभी नियर फ्यूचर में तो मुझे इसकी उम्मीद नहीं लग रही है। लेकिन अगर ऐसे में अगर नहीं और अधिक बढ़ता है तो भी कम से कम एक पॉज का रिलीफ है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर मेंशन कर लूँ कि एमएसएमई सेक्टर में बैंक्स ने सारा जो इंक्रीज है वो पास ऑन किया है अपने बोरोवर्स को। टोटल रेपो में जो इंक्रीज है आगे पास ऑन हुआ है, बल्कि बहुत से बैंक्स ने तो अब अपने लोन्स को रेपो रेट के बजाय ट्रेजरी बिल्स के साथ लिंक करना प्रारंभ कर दिया है, जिसमें के फ्लक्चुएशंस और अधिक है। और आज एमएसएमई सेक्टर की न्यूनतम बोरिंग जो कॉस्ट है वो 9% से ऊपर हो चुकी है। तो निस्संदेह कि ये सेक्टर प्रेशर में है और आगे अभी ये प्रेशर और नहीं बढ़ा है, 6.5 पे ही रेपो रेट रुका है, कम से कम इसका हम जरूर स्वागत करते हैं। ये आपने बड़ी अच्छी एक तस्वीर रखी कि एग्जैक्टली ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 9% के आसपास का स्ट्रेस है और हर कोई यही मना रहा है कि ये आगे कम हो। आगे शायद पॉज से भी काम नहीं चलेगा, कम होना ज़रूरी होगा, हम तो यही कहेंगे। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राधिका जी, थोड़ा सा इन्फ्लेशन को लेकर जो कंफ्यूजन है उसकी जरा ट्रेजेक्ट्री अगर हम देखें, जो प्रोजेक्टेड है अभी जो समझ में आया है 5.1 ठीक है, Q1 में थोड़ा सा अच्छे संकेत 4.6, लेकिन फिर यही प्रोजेक्शन है कि अगले फिर 2 क्वार्टर में फिर 5.4 हो जाएगा। तो काफ़ी ट्रेजेक्ट्री बिल्कुल अनस्टेबल है। ऐसे में हम कितनी उम्मीद रखें, क्योंकि अब सबकी नज़र है क्या अगली बैठक में कम होंगे, पॉज ही रहेगा, या कैसे दबाव कैसा होगा, आगे कब मिलेंगे हमें रेट कट्स मैम? जी, तो अगर आप जैसे इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी की बात करें तो बहुत ही मार्जिनल डिक्लाइन किया गया है इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन इस साल के लिए 5.2 से 5.1, और जो चेंज किया गया है वो आप देखें तो इसी क्वार्टर, जो फर्स्ट क्वार्टर है अप्रैल टू जून, जिसमें पहले की प्रोजेक्शन 5.1 थी और अब 4.6 है। तो और उसके बाद जो है वो वहाँ की प्रोजेक्शन वही थी जो पहले की है, उसमें ज़्यादा कटौती नहीं की गई है बाकी के क्वार्टर्स की प्रोजेक्शन में। और इस बारी आप देखें अप्रैल में और मई में जो इन्फ्लेशन में कटौती हुई है वो उसका बहुत बड़ा रीजन एक बेस इफेक्ट भी है, क्योंकि अप्रैल 2022 और मई 2022 में इन्फ्लेशन काफी बढ़ा हुआ था, क्योंकि उस समय रशिया यूक्रेन वॉर का बहुत ही एक डायरेक्ट इम्पैक्ट उस समय पड़ा था। तो बेस इफेक्ट के कारण भी अप्रैल और मई के इन्फ्लेशन में कमी, अप्रैल में तो कमी आई है, मई में और कमी आएगी, इसलिए ओवरऑल जो प्रोजेक्शन है अप्रैल टू जून क्वार्टर का उसमें कटौती की गई है। लेकिन आगे आने वाले जो क्वार्टर्स है उसमें
एक कॉशियस आउटलुक आरबीआई ने अपनाया है, क्योंकि अभी जो काफ़ी सारे अननोन्स हैं जिनके बारे में ज़्यादा वो अभी डेटा डिपेंडेंट है काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि एल नीनो का क्या इम्पैक्ट होगा, मॉनसून का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा, उसका इम्पैक्ट फूड प्राइसेस पे कैसा रहेगा, सर्विसेज की प्राइसेस कैसी रहेंगी। और दूसरी एक और बहुत बड़ी चीज़ है कि बाकी जो सेंट्रल बैंक्स हैं, अगर हम बाकी एडवांस्ड कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स देखें, उनकी मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है, उसका भी एक इम्पैक्ट, एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जरूर हमें देखने को मिलता है। और वहां हम देखें कि बहुत सारे जो सेंट्रल बैंक्स हैं, चाहे हम यूएस का देखें, ईयू का देखें, ऑस्ट्रेलिया का देखें, कनाडा का देखें, उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं। तो उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि अगर हम अपना इंटरेस्ट रेट घटाते रहेंगे और वो बढ़ाएंगे तो कैपिटल फ्लोज जो है वो हमारे देश से देयर विल बी एन आउटफ्लो होगा, तो उसका भी एक इम्पैक्ट दिखता है। तो अप्रैल टू जून में तो कटौती की गई है इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन में, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में एक अनसर्टेन ट्रैजेक्टरी है। आप देखें कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी आप देखें खारिफ क्रॉप्स की बढ़ाई गई है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा आने वाले समय में। अभी लोगों का ये कयास है कि इन्फ्लेशन पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, आने वाले समय में क्या होगा उस पर डिपेंड करता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने कहा है कि वो पेट्रोल और डीजल की दाम में कटौती करेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो काफी सारे अननोन्स अभी भी बने हुए हैं, इसलिए जो आने वाले क्वार्टर्स है अप्रैल टू जून को छोड़ के, वहां की जो इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन है उसमें कटौती नहीं की गई है, एक कॉशियस आउटलुक अपनाया गया है। और जो सबसे सटीक बात आरबीआई ने बोली है कि हमारा टारगेट 4% है, तो हम इस बात से खुश नहीं होंगे कि हमारा इन्फ्लेशन 6% से 5% हो गया या 5.1 हो गया। वहां पे हम रुकेंगे नहीं जब तक कि इन्फ्लेशन को 4% या उसके आसपास नहीं लाए। तो इसलिए इससे एक बहुत संभावना जो समझ में आती है वो ये है कि बहुत आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट में कटौती, स्पेशली इन दिस कैलेंडर ईयर, तो हमको नहीं दिखती है अगर ऐसे ही सिचुएशन बनी रहेगी तो। अब इस कैलेंडर ईयर में अगर कटौती नहीं होगी फिरोज जी, और कॉस्ट ऑफ लिविंग पे ठीक है, थोड़ा सा मार्जिनली महंगाई काबू में आई है, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग में बहुत ज़्यादा अंतर आया हो ऐसा समझ में आता नहीं। क्योंकि आप हवाई किराए के दाम ही ले लीजिए, हमने जी बिजनेस ने मुहिम चलाई तो थोड़ा बहुत इन्होंने कम किया, 7 से 30% कुछ रूट्स पे कम किया इन्होंने, लेकिन उसके बावजूद लोगों की पॉकेट से तो एक ही झटके पे चले गए सर, जो सेविंग वगैरह होनी थी। अब अभी भी ठीक है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कह तो रही हैं कि वो घटाएंगे, पेट्रोल डीजल पर विंडफॉल गेन टैक्स शायद दोबारा ना लगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन दाल की कीमतें, चीज़ों की महंगाई, एक आम आदमी के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग जरा बता दीजिए सर इस पूरे फाइनेंशियल ईयर की। फिर दीपक जी देखिए, जी बिजनेस हमेशा एक ऐसी मुहिम चलाते हैं जो आम नागरिक की आवाज रेगुलेटर तक और गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, व्हिच आई थिंक इज कमेंडेबल। पॉइंट 2, मेरे हिसाब से जब आप अगर इन्फ्लेशन की बात करें, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट पे तो मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता फ्रॉम अ इंडिविजुअल स्टैंड पॉइंट। देखिए, आपका डबल वैमी है, अगर महंगाई कम होगी तो मेरा खर्च कम होगा, मेरी ईएमआई भी कम होगी। महंगाई बढ़ेगी तो ईएमआई तो छोड़ें, आपका खर्च बढ़ जाता है, फिर जो ईएमआई के प्रति पैसे जाते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो ये इसको कहते हैं डबल वैम, दोनों तरफ से मात मिलेगी या दोनों तरफ से सुकून मिलेगा। सो दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, इंडिया की जो इन्फ्लेशन है, अगर आपको एक आम नागरिक की तरह इन्फ्लेशन को देखना है तो आपको एटलीस्ट 10 साल के इन्फ्लेशन का अंदाजा होना चाहिए। इंडिया की 10 ईयर एवरेज इन्फ्लेशन है 6%, 5.9%। तो वो आपको मानना चाहिए कि भाई अगर 4 भी है, 4 की टारगेट इज ग्रेट, बट 5.9 इज द एवरेज इन्फ्लेशन फॉर द कंट्री। रेपो रेट अगर मैं किसी से पूछता हूं कि हाईएस्ट कितना था लास्ट 10 साल में, उनको वो याद नहीं होता। 10 साल की हाईएस्ट रेपो रेट इज 8, लोएस्ट रेपो रेट इज 4, राइट। ये 4 भी तब हुआ था जब कोविड हुई थी। 5.15 से 15-20 दिनों में दो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग्स अर्जेंट वाली बुलाई गई थी, वो 4 लेके आए। सो 6.5 इज वो, उसको लेके आपको अपनी होम लोन की प्लानिंग करनी है, आपको 4 लेके प्लानिंग नहीं करनी है, क्योंकि रेपो रेट 4 इसीलिए हुआ था क्योंकि कोविड हुआ था। तो 5.15 से सीधे 4 हुआ था। सो पॉइंट 1 आई एम सेइंग इज दैट इन्फ्लेशन का बहुत अहम हिस्सा है, पर इंटरेस्ट रेट तो छोड़िए, जैसे आपने कहा खर्च ही बढ़ जाते हैं। सो इन्फ्लेशन, ये खुशी की बात इंडियन के लिए ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि 16 महीने कंसेक्यूटिवली इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि यूएस इन्फ्लेशन से हमारी इन्फ्लेशन कम थी। सो जो हमारी जो कोविड की जो पॉलिसी थी, फिस्कल पॉलिसी नहीं थी, मॉनेटरी पॉलिसी थी, इसीलिए हम यूएस की तरह एस्ट्रोनॉमिकल इन्फ्लेशन पे नहीं पहुंचे। सो गुड न्यूज इज दैट इन्फ्लेशन विल कम अंडर कंट्रोल।
गुड न्यूज इज दैट रेपो रेट्स हाइक्स हैव स्टॉप्ड, रेपो रेट डिक्रीज होगी, वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट महंगाई कम हो, इसी की प्रार्थना है। आई थिंक पूरा साल अच्छा चलना चाहिए, लुकिंग एट हाउ द ग्लोब इज ऑपरेटिंग। एब्सोल्युटली। देखिए, जब हम थोड़ा सा अर्थव्यवस्था की बड़े पर्सपेक्टिव में जब हम बात करते हैं ना, तो लगता है कि बहुत ठीक है, कंट्रोल आ रहा है, लेकिन एक आम आदमी की दाल रोटी का जब सवाल आता है तो उसको लगता है कि बहुत ज्यादा उसकी झोली में कुछ आ नहीं रहा है। जैसा कि मैं बता रहा था, जो पर्सनल खर्चे हैं, इसी तरह से हमारे छोटे कारोबारी भी हैं, उनका भी बहुत ज्यादा लेवल पे सब कुछ ठीक ठाक हो रहा हो। जैसे राजीव जी अभी बता रहे हैं कि अभी इतना नहीं आया उनके पास कि वो कंज्यूमर को पास ऑन करे, अभी भी उनके लिए महंगा है। दूसरा, राजीव जी, बहुत सारे छोटे कारोबारी हैं, वो सोच रहे होंगे कि क्या हम थोड़ा सा एक्सपैंड कर दें। बहुत सारे दूसरे कारोबारी हैं, वो कह रहे होंगे यार नई पार्टनरशिप्स बना लें क्या। कई ऐसे उभरते हुए उद्यमी होंगे जो छोटा मोटा अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो इनको लेकर आपके मन में है सर, इनको क्या सलाह देंगे कि कर लें शुरू, या फिर 2-3 क्वार्टर वेट कर लें, जब थोड़ा स्थिति आ जाए तब करें? क्या सलाह देंगे सर? देखिए, मेरी पहली सलाह तो ये है कि अपॉर्चुनिटी अगर है, आपके सामने काम है, तो फिर तो आगे बढ़ना ही है। तो इस इंतज़ार में अपने कैच को न खोएं, अपनी अपॉर्चुनिटी को न खोएं कि रेट सस्ता होगा तब मशीन लेंगे या रेट सस्ता होगा तब निवेश करेंगे। निवेश छोटे उद्यमियों के लिए स्पेकुलेशन नहीं है। उनको अपने कारोबार के हिसाब से यदि कोई काम मिल रहा है और आज उनको मशीन लगानी है तो ज़रूर लगानी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये, वो लोग जो सप्लाई चेन में है, और लेट अस से ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो सप्लाई चेन में है, अब ये सेक्टर लगातार बढ़ रहा है। आज भी आप देखें कि 4 व्हीलर सेक्टर की डिमांड इतनी अधिक है कि 6 महीने से लेकर 2 साल तक की वेटिंग है, और जो गाड़ी जितनी महंगी उसकी वेटिंग उतनी अधिक, क्योंकि शायद जो भारत का टॉप 4% है, जिसके पास कहते हैं कि नेशन की बहुत बड़ी पार्ट ऑफ वेल्थ है, वो 4% भी भारत में 6 करोड़ है। और इसीलिए एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि इन्फ्लेशन से आप कहते हैं कि जिसको इम्पैक्ट शायद थोड़ा कम आता है, तो उस वर्ग सिर्फ 4% लोग जो टॉप पे है, 6 करोड़ लोग, उनकी अपनी डिमांड इतनी अधिक बढ़ती जा रही है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इन्फ्लेशन, कि एक पर्टिकुलर सेक्टर तो लगातार चढ़ रहा है। लेकिन इसी को आप देखें कि आज साइकिल सेक्टर, बाइसिकल सेक्टर, उस पर ग्रोथ नहीं है बल्कि डी ग्रोथ है। अगर आप 2 व्हीलर सेक्टर देखें तो वो बहुत डीपली इम्पैक्टेड है और हार्डली उसमें 2 से 2.5% की ही ग्रोथ हुई है। तो यानी अगर एक आम आदमी की जेब हल्की होगी, अगर इन्फ्लेशन का उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा और उसकी सेविंग कम होगी, तो उद्योगों में भी कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो बहुत डीपली इम्पैक्ट हो जाते हैं, जिनकी ग्रोथ कम हो जाती है, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया बाइसिकल या 2 व्हीलर सेक्टर का। लेकिन ऐसे भी वर्ग है जो लगातार लग्जरी प्रॉपर्टीज़ की कीमत बढ़ती जा रही है। आज स्टॉक मार्केट भी आप देखें तो फिर से 62,000 63,000 के आसपास है, और महंगी कारें, उन सब का भी कोई स्टॉपेज नहीं है। तो दोनों तरह का चीज़ सामने आता है। लेकिन एमएसएमई सेक्टर के लिए निवेश करिए अपॉर्चुनिटी के हिसाब से। अभी जैसे मारुति जैसी कंपनी ने बोला कि वो अपनी कार की प्रोडक्शन डबल कर देगी। अभी वो 20 लाख कारें बनाती है, वो 40 लाख कारें बनाएगी वर्ष 2030 तक। यानी इस अगले 7 साल में एक पर्टिकुलर कंपनी अपनी कार की कीमत को डबल कर रही है। तो उसकी सप्लाई चेन में जो एमएसएमई है उसे तो निवेश करना ही है, चाहे उसे 9.5% 10% पर लेकर। ये जाहिर है कि उससे उसका मार्जिन कम होगा, लेकिन इस उम्मीद में कि लोन कभी कम होगा तब निवेश करेंगे, मुझे नहीं लगता है बिजनेस ऐसे चलता है। तो अपने खर्चों को कंट्रोल रखिए, अपने जो भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उसको कम करिए, बिल्कुल सर। लेकिन निवेश लगातार करते रहिए। भारत की इन्फ्लेशन और भारत की इकोनॉमी अभी भी एमएसएमई सेक्टर के लिए ग्रोथ की बहुत अपॉर्चुनिटीज है। बिल्कुल सर। और अगर इन अपॉर्चुनिटी में एक रेट कट मिल जाता तो फिर बात ही क्या थी। लेकिन कोई बात नहीं, रेपो रेट कटौती का वेट, इसीलिए हमने आज का ये टॉपिक भी रखा है। तो कटौती का वेट सबको रहेगा, लेकिन गनीमत है कि पॉज आया है। बट ये पॉज बहुत ज़्यादा ना रहे, यही उम्मीद करते हैं। सबकी जेब में सब थोड़ा थोड़ा जाए, सबके प्रॉफिट्स बढ़े, ये देश तरक्की करे, सब खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। राजीव चावला सर, थैंक यू सो मच। राधिका मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। फिरोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही। इजाज़त दें, नमस्कार।